नमस्ते दोस्तों। यात्रा पच्चिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी और दिलचस्प सफर पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया का पर्यटन स्वर्ग। थाईलैंड इंडो चाइना प्रायद्वीप के केंद्र में स्थित है, जो महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से संबंधित है। इस देश की सीमाएं 4 पड़ोसी देशों लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया से लगती हैं। अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण थाईलैंड को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापार और पारगमन केंद्र, ट्रांजिट हब माना जाता है। राजधानी बैंकॉक से आप सड़क मार्ग द्वारा केवल कुछ ही घंटों में लाओस, कंबोडिया या मलेशिया आसानी से जा सकते हैं, जिससे ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक कुशल भूमि संपर्क केंद्र बन जाता है। लगभग 5,13,120 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ थाईलैंड दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है और इंडोनेशिया व म्यांमार के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरे स्थान पर आता है। ये देश भूभाग की एक आश्चर्यजनक विविधता का दावा करता है, जिसमें उत्तर के ऊंचे पहाड़ों जैसे दोई इंथानोन, जो थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, से लेकर विशाल और उपजाऊ मध्य मैदान शामिल हैं। विशेष रूप से थाईलैंड में 3,200 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें सैकड़ों खूबसूरत समुद्र तट और विभिन्न आकारों के लगभग 1,430 द्वीप हैं। इनमें से कई द्वीप द बीच, जेम्स बॉन्ड और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए शूटिंग लोकेशन के रूप में भी काम कर चुके हैं। थाईलैंड की प्रमुख जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसकी विशेषता साल भर उच्च तापमान रहना है। औसत तापमान लगभग 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो इस देश को साल के किसी भी समय एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। 2026 तक थाईलैंड की आबादी लगभग 72 मिलियन 7.2 करोड़ है, जिससे ये दक्षिण पूर्व एशिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी जातीय थाई है। हालांकि थाईलैंड की लगभग 10 से 20% आबादी चीनी मूल की है। किसी भी अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश की तुलना में ये सबसे बड़ा चीनी समुदाय अनुपात है। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन याओरात भी है, जो इस समुदाय का प्रमुख आवासीय केंद्र है। इसके अतिरिक्त ये देश पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय अल्पसंख्यकों का घर है। उनमें से सबसे उल्लेखनीय कायेन जातीय समूह है। इस समूह की एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है, जहां महिलाएं अपनी गर्दन के चारों ओर चांदी के छल्ले पहनती हैं, जिससे उनकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी दिखाई देती है। इसलिए उन्हें लंबी गर्दन वाली जनजाति, लॉन्ग नेक ट्राइब के रूप में भी जाना जाता है। थाई थाईलैंड की आधिकारिक भाषा है। इसकी जटिल वर्णमाला और समृद्ध स्वर प्रणाली के कारण इसे दुनिया भर में सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है, जो बोलते समय उच्चारण और मुंह के आकार को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार थाई शब्दावली का आधे से अधिक हिस्सा पाली, संस्कृत और पुरानी खमेर जैसी अन्य भाषाओं से लिया गया है। ये विदेशों के लिए थाई सीखना और भी मुश्किल बना देता है। हालांकि देश में अंग्रेजी का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर प्रमुख शहरों और पर्यटन क्षेत्रों में, जिससे आगंतुकों को स्थानीय लोगों के साथ अधिक आसानी से संवाद करने में मदद मिलती है। नंबर 2, सौंदर्य का पावर हाउस। थाई महिलाओं में दक्षिण पूर्व एशिया की एक अनूठी सुंदरता होती है, जिसमें नाजुक ऊंचे गाल, बड़ी गोल आंखें, चिकनी त्वचा और काले चमकदार बाल शामिल हैं। थाई लड़कियों की सबसे मनोरम विशेषता उनकी उज्जवल मुस्कान है, जो पहली ही मुलाकात से आसानी से एक अच्छी छाप छोड़ती है। थाई महिलाएं अपने विविध और स्टाइलिश फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध हैं। वे चमकीले रंगों में फिगर को निखारने वाले आउटफिट पसंद करती हैं और खुद को कोरिया, जापान और पश्चिम के ट्रेंड्स के साथ जल्दी अपडेट करती हैं। उनके मेकअप में अक्सर आईलाइनर और मस्कारा के साथ आंखों पर जोर दिया जाता है, जिसे जीवंत या प्राकृतिक होठों के रंगों के साथ जोड़ा जाता है, जो लालित्य बनाए रखते हुए एक चमकदार और ताज़ा लुक बनाता है। अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और आधुनिक आचरण के कारण थाई महिलाएं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में उच्च रैंकिंग प्राप्त करती हैं। मिस यूनिवर्स से लेकर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल तक
थाई प्रतिनिधि हमेशा समकालीन सुंदरता, पेशेवर मंच उपस्थिति और आत्मविश्वास से भरे करिश्मे के साथ स्टैंड आउट चेहरे होते हैं। कई लोग तो थाईलैंड को एशिया के अग्रणी ब्यूटी पावर हाउस में से एक भी कहते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में थाई महिलाएं बौद्ध परंपराओं और क्रेंगजाई संस्कृति का पालन करते हुए विनम्रता, शिष्टता और सौम्यता से संवाद करती हैं, जो सम्मान बनाए रखने और दूसरों को परेशान न करने पर जोर देती है। वे आमतौर पर औपचारिक भाषा और मुस्कान के माध्यम से सम्मान दिखाती हैं। हालांकि आधुनिक वातावरण में और विशेष रूप से विदेशियों के साथ वे संचार में बहुत सक्रिय, खुले विचारों वाली और आत्मविश्वासी हो सकती हैं। रिश्तों में थाई महिलाएं आकर्षण और सूक्ष्मता बनाए रखते हुए अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से व्यक्त कर सकती हैं। वे बातचीत शुरू कर सकती हैं या रुचि दिखा सकती हैं, लेकिन अक्सर आगे बढ़ने से पहले दूसरे व्यक्ति के स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा करती हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि आप कौन हैं या कहां से आए हैं, बल्कि वे प्यार और शादी में ईमानदारी, वफादारी और सम्मान को महत्व देती हैं। अन्य एशियाई देशों के विपरीत, जहां महिलाएं अभी भी पारंपरिक विचार रखती हैं और केवल स्थानीय पुरुषों से शादी करती हैं, थाईलैंड उन देशों में से एक है जहां महिलाओं की विदेशियों, विशेषकर पश्चिमी देशों के पुरुषों से शादी करने की दर काफी अधिक है। आप टिंडर, बम्बल या ओके क्यूपिड जैसे डेटिंग ऐप्स पर आसानी से थाई महिला पा सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग रोमांटिक रिश्तों की तलाश करने या अकेलेपन को दूर करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए करती हैं। कुल मिलाकर थाई महिलाएं काफी खुले विचारों वाली, मिलनसार और हर जगह दोस्त बनाना पसंद करने वाली होती हैं। क्या आप हॉट थाई लड़कियों से दोस्ती करने के कुछ टिप्स जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो नंबर 2 कमेंट करें और हम उन्हें आपके साथ साझा करेंगे। नंबर 3, दुनिया के सबसे मैत्रीपूर्ण देशों में से एक। थाईलैंड दुनिया के सबसे अनुकूल और मैत्रीपूर्ण देशों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे ही आप विमान से उतरेंगे, आपको तुरंत एक गर्मजोशी और स्वागत भरे माहौल का एहसास होगा। थाई लोग अपने आतिथ्य और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे बदले में किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वे सड़क पर एक सामान्य नजर मिलने पर भी आपको देखकर मुस्कुराएंगे, सम्मान से भरे एक छोटे से इशारे में अपने हाथ जोड़कर झुकेंगे। यह मित्रता न केवल पेशेवर सेवा सेटिंग्स में मौजूद है, बल्कि हर जगह पाई जा सकती है। स्थानीय बाजारों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे के भोजनालयों तक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं या आप कौन सी संस्कृति लाते हैं। थाई लोग आपके पास सहिष्णुता और अपनी विशिष्ट सौम्य भावना के साथ आते हैं। इसका अधिकांश भाग संभवतः बौद्ध धर्म के प्रभाव से उपजा है, जिसका दर्शन करुणा, धैर्य और संघर्ष से बचने पर जोर देता है। यही एक कारण है कि आगंतुक केवल एक बार थाईलैंड नहीं आते, बल्कि अक्सर बाद में कई बार लौटकर आते हैं। सामान्य मित्रता से परे, थाईलैंड को वैश्विक LGBTQ+ समुदाय के लिए एक आदर्श गंतव्य भी माना जाता है, जबकि कई एशियाई देश अभी भी सतर्क हैं। थाईलैंड प्रामाणिक रूप से जीने की खुलेपन और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है। ट्रांसजेंडर लोगों को न केवल समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, बल्कि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। टेलीविजन, कक्षाओं से लेकर कार्यालयों और बड़े व्यवसायों तक। इस मान्यता के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंटरनेशनल क्वीन है। पटाया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये आयोजन महाद्वीपों भर के दर्जनों प्रतियोगियों को आकर्षित करता है, जो न केवल सुंदरता लाते हैं, बल्कि अपनी सच्ची पहचान फिर से खोजने की अपनी यात्रा के बारे में प्रेरक कहानियां भी लाते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और उचित लागत के साथ थाईलैंड को जेंडर रीअसाइनमेंट, लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये हर साल सुरक्षित और मानवीय रूप से अपनी परिवर्तन यात्रा को पूरा करने के इच्छुक हजारों विदेशियों को आकर्षित करता है। नंबर 4, नाइट लाइफ का स्वर्ग। आज पटाया को थाईलैंड के सबसे व्यस्त और सबसे जीवंत समुद्र तटीय शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। एक विशिष्ट रिसोर्ट गंतव्य के शांतिपूर्ण माहौल से दूर, पटाया एक जीवंत ऊर्जा रखता है,
जो अद्वितीय अनुभवों की तलाश में लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। दिन के समय पटाया पानी के खेल, आसपास के द्वीपों की खोज या अद्वितीय वास्तुकला वाले मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा जैसी विभिन्न गतिविधियों की पेशकश करता है। हालांकि शहर की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके रात्रि जीवन नाइट लाइफ में निहित है। मुख्य सड़कें रंगीन रोशनी से जगमगा उठती हैं और बार और नाइट क्लबों का संगीत हवा में भर जाता है। विशेष रूप से प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर शो जैसे टिफनी शो और अल्काजर शो हैं, जो न चूकने वाले आकर्षण हैं। ग्लैमरस वेशभूषा और पेशेवर कोरियोग्राफी के साथ ट्रांसजेंडर कलाकारों द्वारा किए गए विस्तृत प्रदर्शन पटाया की पहचान बन गए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रमुख मनोरंजन केंद्र बनने से पहले पटाया एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था, जहां जीवन सरल मछली पकड़ने की गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता था। ये 1960 के दशक 1962 तक नहीं था, जब इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने पटाया को आराम करने की जगह के रूप में चुना, जिससे मनोरंजन सेवाओं की मांग बढ़ गई। बार, स्टेज, होटल और रेस्तरां तेजी से खुल गए। कुछ ही दशकों में पटाया पूरी तरह से बदल गया, जिसने एशिया के लास वेगस का उपनाम कमाया। फलते फूलते मनोरंजन उद्योग के साथ एक विवादास्पद पहलू है वेश्यावृत्ति। हालांकि थाई कानून देश भर में वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है, पटाया में ये गतिविधियां काफी खुले तौर पर होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुमान बताते हैं कि ये उद्योग सालाना अरबों अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करता है। ये अक्सर कई पर्यटकों को गलती से ये विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि ये पूरी तरह से कानूनी है, और ये अफवाहें फैलाता है कि कोई भी पटाया में ऐसी सेवाओं का स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकता है। यदि आप इन रात की सेवाओं को आजमाना चाहते हैं, तो हमें आपको अन्यथा सूचित करने में खेद है। वे न केवल अवैध हैं, बल्कि स्थानीय अधिकारी पटाया को अधिक सकारात्मक जगह बनाने के लिए बदलाव कर रहे हैं। कभी संवेदनशील नाइट लाइफ मनोरंजन पर केंद्रित कुछ क्षेत्रों को धीरे धीरे नया रूप दिया जा रहा है। बार को कैफे में बदल दिया गया है और स्पा व कौशल कक्षाओं जैसे स्वस्थ मनोरंजन विकल्प तेजी से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पटाया अभी भी अनगिनत अद्वितीय प्रकार के मनोरंजन प्रदान करता है, जो कहीं और नहीं मिल सकते, जिससे ये थाईलैंड की यात्रा करते समय अवश्य घूमने वाला शहर बन जाता है। क्या आप थाईलैंड में दिलचस्प नाइट लाइफ स्पॉट के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो नंबर 4 कमेंट करें और हम उन स्थानों का खुलासा करेंगे जिन्हें केवल स्थानीय लोग जानते हैं। नंबर 5, हाथी के गोबर से बनी कॉफी। हाथियों को थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में इनका विशेष स्थान है। सबसे पहले हाथियों को बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक किंवदंती है कि रानी माया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था और उन्हें एक कमल का फूल दिया गया था। ये इस बात का संकेत था कि वो एक विशेष बच्चे को जन्म देगी, जो बाद में बुद्ध बने और ज्ञान प्राप्त किया। ऐतिहासिक रूप से हाथी की छवि 1900 के दशक की शुरुआत तक थाईलैंड के झंडे पर दिखाई देती थी। आज भी उनका उपयोग कई प्रांतीय मोहरों पर किया जाता है। अतीत में थाई लोग युद्ध में प्राथमिक साधन के रूप में हाथियों का उपयोग करते थे और बाद में उन्होंने थाईलैंड में लकड़ी काटने के उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह गतिविधि अब प्रतिबंधित है। थाईलैंड में हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ऐसा अनुमान है कि 20वीं सदी की शुरुआत में 4 लाख की तुलना में आज देश भर में केवल 4000 हाथी ही बचे हैं। आजकल कई पशु संरक्षण संगठन कुछ पर्यटन स्थलों पर हाथी की सवारी के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाते हैं। ये सब इस कीमती प्रजाति की रक्षा के उद्देश्य से है। आपने सिविट कॉफी या बर्ड कॉफी के बारे में सुना होगा, और थाईलैंड में ब्लैक आइवरी नामक एक अनूठी कॉफी है। इस कॉफी की उत्पादन प्रक्रिया बहुत ही खास है। सबसे पहले बेहतरीन गुणवत्ता वाले अरेबिका कॉफी बीन्स का चयन किया जाता है और उन्हें हाथी के भोजन में मिलाया जाता है। बीन्स फिर हाथी के पेट के अंदर किण्वन फर्मेंटेशन से गुजरते हैं। हाथियों द्वारा उन्हें बाहर निकालने के बाद बीन्स को छाना, धोया और भुना जाता है। हालांकि इसे पचा पाना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह विशेष पाचन प्रक्रिया हाथी के पेट में मौजूद एंजाइमों के कारण अधिकांश कड़वाहट को दूर कर देती है, जो कॉफी बीन्स में प्रोटीन को तोड़ देते हैं। परिणाम एक स्मूथ स्वाद वाली कॉफी है, जो हर्बल
और चॉकलेट नोट से सुगंधित है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इसकी कीमत हीरो को टक्कर देती है। $2000 से $3000 यूएसडी प्रति किलोग्राम तक की कीमतों के साथ ब्लैक आइवरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। न केवल ये महंगी है, बल्कि ब्लैक आइवरी अत्यंत दुर्लभ भी है, क्योंकि केवल कुछ ही हाथी इसके उत्पादन में भाग लेते हैं, जिसका वार्षिक उत्पादन केवल कुछ 100 किलोग्राम है। ये कॉफी कप आमतौर पर केवल अति लग्जरी होटलों, शीर्ष स्तरीय रिसोर्ट्स या कॉफी पार्की लोगों के लिए विशेष टेस्टिंग में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि थाईलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम भी हाथियों का निशान धारण करती है। राष्ट्रीय टीम का उपनाम वॉर एलिफेंट्स है और वर्तमान में फीफा रैंकिंग में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे आगे है। नंबर 6, 1000 मंदिरों की भूमि। थाईलैंड को 1000 मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देश भर में सभी आकार के 40,000 से अधिक मंदिर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक देश के लगभग हर कोने में कम से कम एक मंदिर है। थाई मंदिरों, जिन्हें वाट भी कहा जाता है, न केवल पूजा के स्थान हैं, बल्कि अद्वितीय सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प प्रतीक भी हैं। प्रत्येक वाट की अपनी शैली और सामग्री होती है, जो इसके क्षेत्र के इतिहास और कला के बारे में कहानियां बताती है। उनमें से वाट अरुण बैंकॉक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर जटिल रूप से ईंटों, चूने और हजारों चीनी मिट्टी के टुकड़ों से डिजाइन किया गया है, जो अद्वितीय पैटर्न बनाते हैं, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते समय चमकते हैं। कई मंदिर चकाचौंध करने वाले सोने से सजे हुए हैं, जो सूरज के नीचे चमकते हैं, एक राजसी और पवित्र दृश्य बनाते हैं, जो तीर्थ यात्रा और अन्वेषण के लिए दुनिया भर से लाखों आगंतुकों और बौद्धों को आकर्षित करता है। इसके अलावा मंदिरों के चित्र थाई बाट के सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, 1 बाट के सिक्के पर वाट फ्रा केव, 2 बाट पर वाट साकेत, 5 बाट पर वाट बेंचमाबोफिट और 10 बाट पर वाट अरुण है। यह आंशिक रूप से थाई लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में मंदिरों के महत्व को दर्शाता है। थाईलैंड में इतने सारे मंदिर होने का कारण इसकी बौद्ध परंपरा है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बौद्ध धर्म थाईलैंड का आधिकारिक धर्म नहीं है। हालांकि 95% तक आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है, जो 64 मिलियन से अधिक लोगों के बराबर है, जिससे थाईलैंड चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध देश बन गया है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से थेरवाद संप्रदाय का पालन करता है, जो सबसे पुरानी बौद्ध परंपराओं में से एक है। यह विश्वास प्रणाली न केवल नैतिक मूल्यों को आकार देती है, बल्कि कई सामाजिक रीति रिवाजों को भी प्रभावित करती है। एक विशिष्ट उदाहरण ये है कि शाही परिवार के सदस्यों सहित थाई पुरुषों से शादी से पहले कुछ समय के लिए संन्यास लेने की उम्मीद की जाती है। इस परंपरा का उद्देश्य युवा पुरुषों को बौद्ध शिक्षाओं को सीखने, नैतिकता पैदा करने और परिपक्व होने में मदद करना है। हालांकि आज युवा थाई लोग इस रिवाज का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, फिर भी कई परिवार इसे एक महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण ये है कि थाई भिक्षुओं को भोजन के संबंध में 3 शुद्ध नियमों का पालन करना होता है। इसका मतलब है कि वे न तो देखते हैं, न सुनते हैं और ना ही जानते हैं कि वे क्या खा रहे हैं। वे जो कुछ भी दिया जाएगा उसे खा लेंगे, जब तक कि उन्हें पहले से पता ना हो कि यह क्या है। यदि वे जानते हैं तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे। यह नियम जाने देने की भावना, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। क्या आप थाई लड़की से शादी करने के लिए संन्यास लेने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो नंबर 6 कमेंट करें। यदि नहीं, तो नंबर 5 कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। नंबर 7, थाई शाही परिवार के बारे में आकर्षक तथ्य। थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है, जहां राजा राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रणाली की तुलना अक्सर यूनाइटेड किंगडम से की जाती है, जिसमें राजा काफी हद तक प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है और निर्वाचित सरकार देश का प्रशासन चलाती है। आधुनिक थाई इतिहास में सबसे श्रद्धेय सम्राट राजा भूमिबोल अदुल्यादेज हैं,
जिन्हें राजा राम 9वें के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 70 साल और 126 दिनों तक प्रभावशाली शासन किया, जिससे वे थाईलैंड के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट और विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राज्य प्रमुखों में से एक बन गए। उनके निधन के बाद 2019 में उनके बेटे राजा राम 10वें को सिंहासन सौंपा गया। हालांकि राजा राम 10वें को अक्सर अपने पिता की तुलना में कम सम्मानित माना जाता है। विनम्र और मितव्ययी राजा भूमिबोल के विपरीत राम 10वें ने अपनी भव्य जीवन शैली और पारंपरिक राजशाही के विपरीत व्यवहार से विवाद खड़ा कर दिया है। एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि राजा राम 10वें एक से अधिक पत्नियों को खुले तौर पर रखने वाले पहले आधुनिक थाई सम्राट हैं, जो शाही परंपरा को तोड़ता है। जहां राजा भूमिबोल को उनके सरल सादे जीवन के लिए जाना जाता था, कथित तौर पर वे टूथपेस्ट तक बर्बाद न करने के लिए सावधान रहते थे। अपने 70 साल के शासनकाल के दौरान राजा राम 10वें अपने असाधारण शौक के लिए प्रसिद्ध हैं। वह 38 निजी विमानों, 300 से अधिक लग्जरी कारों और 52 सोने की परत चढ़े नौकाओं के मालिक हैं, जिनका उपयोग शाही समारोहों और व्यक्तिगत परिवहन के लिए किया जाता है। उन्हें सबसे अमीर शासन करने वाला सम्राट भी माना जाता है, जिनके पास अकेले बैंकॉक में लगभग 17,000 संपत्तियां हैं। एक और आश्चर्यजनक विवरण ये है कि राजा ने एक बार अपने प्यारे पालतू कुत्ते, जिसका नाम फूफू था, को वायुसेना के जनरल का पद प्रदान किया था। जब फूफू का निधन हो गया, तो राजा ने एक भव्य 4 दिवसीय बौद्ध अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया, जो उस असाधारण लाड़ प्यार को दर्शाता है जो उन्होंने अपने पालतू जानवर को दिया था। थाईलैंड की यात्रा करते समय आप आसानी से सड़कों, सार्वजनिक इमारतों, कैलेंडरों और परिवहन केंद्रों पर हर जगह राजा और रानी की तस्वीरें देखेंगे। ये इस बात पर प्रकाश डालता है, शाही परिवार न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक है, बल्कि थाई लोगों के दिलों में पवित्र और अलंघनीय भी माना जाता है। वास्तव में थाई कानून राजशाही के किसी भी अपमान को सख्ती से प्रतिबंधित करता है और किसी भी अपमानजनक कृत्य से आपराधिक मुकदमा या कारावास हो सकता है। नंबर 8, थाईलैंड के बारे में अजीब तथ्य। कई देशों में राष्ट्रगान आमतौर पर केवल प्रमुख छुट्टियों या औपचारिक कार्यक्रमों के दौरान ही बजाया जाता है, लेकिन थाईलैंड में सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन 2 बार, सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब संगीत शुरू होता है, तो हर कोई जो भी कर रहा होता है उसे रोक देता है और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए चुपचाप खड़ा हो जाता है। यदि आप इन समयों पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, तो स्थानीय लोगों का पालन करें और राष्ट्रगान समाप्त होने तक स्थिर खड़े रहें। इस दौरान बैठना, चलना या बात करना अपमानजनक और असभ्य माना जाता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक कानूनों की एक श्रृंखला की सिर्फ शुरुआत है, जो अक्सर पर्यटकों को चौंका देते हैं। थाईलैंड जैसे उष्णकटिबंधीय देश में आप सोच सकते हैं कि बिना शर्ट के ड्राइविंग करना सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे कार चला रहे हों या मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हों, बिना शर्ट की ड्राइविंग करना कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से अश्लील माना जाता है। बहुत कैजुअल कपड़े पहनने पर पुलिस आप पर मौके पर ही जुर्माना लगा सकती है। इससे भी अजीब बात यह है कि एक ऐसा कानून है जो बिना अंडरवियर पहने घर से बाहर निकलने से रोकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है अधिकारी इसे कैसे लागू करते हैं। ये नियम सार्वजनिक नैतिकता नियमों का हिस्सा बना हुआ है। एक और पेचीदा स्थिति जिसका कई पर्यटकों ने सामना किया है, वो गलती से जमीन पर पड़े पैसे पर पैर रखना है। ये हानि रहित लग सकता है, लेकिन इसे राजशाही का अपमान माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक थाई बैंक नोट पर राजा का चित्र होता है। थाई कानून शाही परिवार के प्रति अपमानजनक माने जाने वाले किसी भी कार्य, यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी, को कड़ी सजा देता है। मंदिरों की यात्रा करते समय शालीन कपड़े पहनना याद रखें। पवित्र स्थानों में टैंक टॉप, छोटी स्कर्ट, शॉर्ट्स या रिवीलिंग दिखाऊ कपड़े पहनना प्रतिबंधित है। कई मंदिर प्रवेश द्वार पर किराए या उधार के लिए स्कार्फ और लंबी आस्तीन वाली शर्ट प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले बदलावों में से एक ये है कि थाईलैंड 2022 में भांग, कैनबिस को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश बन गया। इसके तुरंत बाद कई भांग की दुकानें और ग्रीन कैफे खुल गए।
खासकर बैंकॉक और पर्यटन शहरों में। हालांकि स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं के कारण सरकार ने भांग के उपयोग को केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अनुमति देने वाले नियमों को कड़ा करने की योजनाओं की घोषणा की, जबकि मनोरंजक उपयोग को फिर से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए यदि आप इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं तो कानूनों को ध्यान से समझें और उन्हें तोड़ने से बचें। क्या आपने कभी अपनी यात्रा के दौरान खुद को किसी अजीब या हास्यास्पद स्थिति में पाया है क्योंकि आप स्थानीय कानून नहीं जानते थे? अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। नंबर 9, थाईलैंड में ये वर्ष 2569 है। अब यदि आप थाईलैंड जाते हैं और रसीदों, ट्रेन टिकटों या एटीएम स्लिप पर वर्ष 2569 छपा हुआ देखते हैं तो चिंता न करें, ये कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है। थाईलैंड बौद्ध युग BE नामक एक अनूठी कैलेंडर प्रणाली का उपयोग करता है। ये कैलेंडर बुद्ध शाक्यमुनि के निधन से वर्षों की गणना शुरू करता है, जो पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 543 वर्ष पहले है। इसका मतलब है कि जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा 2026 में जी रहा है, तो थाईलैंड में वर्ष 2569 है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के साथ गहराई से जुड़े एक आधुनिक देश होने के बावजूद थाईलैंड अभी भी दैनिक जीवन में इस पारंपरिक कैलेंडर को संरक्षित रखता है। आपको आधिकारिक दस्तावेजों, सार्वजनिक नोटिसों, बैंकिंग ऐप्स और सरकारी डेटाबेस पर बौद्ध युग का वर्ष मिलेगा। बौद्ध कैलेंडर को बनाए रखना न केवल धर्म के प्रति सम्मान का संकेत है, बल्कि थाई समाज और मानसिकता में बौद्ध धर्म की गहरी भूमिका को भी दर्शाता है। यहाँ का समय केवल दिनों को गिनने का एक तरीका नहीं है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। एक और बात पर आते हैं। उन्नत तकनीक के साथ एक दिलचस्प घटना उन लोगों के बीच भी उभरी है जिन्हें परंपरा में सबसे अधिक गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है, बौद्ध भिक्षु। थाईलैंड में भिक्षु न केवल मंदिरों या समारोहों में उपदेश देते हैं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय रूप से मौजूद हैं। कई भिक्षुओं के फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब अकाउंट हैं, जिनमें हजारों फॉलोअर्स हैं। वे हर सुबह मंत्रोच्चारण सत्र लाइव स्ट्रीम करते हैं, लघु शिक्षण वीडियो साझा करते हैं और QR कोड के माध्यम से दान भी स्वीकार करते हैं। तकनीक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक उपकरण बन गई है, जो धर्म को व्यापक रूप से फैलाने और सीधे मंदिरों में जाने में असमर्थ लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। ऑनलाइन मंत्रोच्चारण कई लोगों के लिए एक दैनिक सुबह की आदत बन गया है, जो दिन की शुरुआत करने के लिए ध्यान के एक सौम्य रूप जैसा है। थाईलैंड में भिक्षुओं को ग्रंथों को देखने के लिए आईपैड का उपयोग करते हुए, धर्म वार्ता के लिए ग्रैब राइड बुक करते हुए या मठवासी समुदाय के साथ गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए गूगल कैलेंडर का उपयोग करते हुए देखना आम है। ये प्रथाएं मठवासी जीवन की गंभीरता को कम नहीं करती हैं, बल्कि वे आधुनिक समय में बौद्ध धर्म के लचीले अनुकूलन को दर्शाते हैं। समकालीन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए इसके आध्यात्मिक सार को संरक्षित करते हैं। नंबर 10, थाईलैंड में रहस्यमयी और अजीब जगहें। बैंकॉक के हलचल भरे दिल में छिपा हुआ एक विशाल परित्यक्त छोड़ा हुआ अस्पताल है, जिसे राजधानी में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस इमारत को दशकों पहले भीषण आग और वित्तीय कठिनाइयों के कारण अधूरा छोड़ दिया गया था। मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों की फंसी हुई आत्माओं के बारे में भयानक कहानियों के साथ साथ इसकी भयानक चुप्पी ने इसे गोस्ट हंटर्स, भूत शिकारियों के लिए एक प्रमुख स्थान बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कोई भी अंदर कदम रखता है, उसे एक असामान्य ठंड महसूस होती है। अज्ञात स्रोतों से गूंजते कदमों की आवाज सुनाई देती है, या यहाँ तक कि टूटी हुई खिड़कियों के पास झिलमिलाती रहस्यमय आकृतियों की धुंधली झलक भी दिखाई देती है। पुराने कीटाणुनाशक की गंध और मौत का भारी वातावरण यहाँ टिका हुआ लगता है, जिससे इस अस्पताल का हर कोना डरावना और उदास हो जाता है, जो उन दर्दों और जिंदगियों की याद दिलाता है जो हमेशा के लिए पीछे छूट गए। यहाँ तक कि सबसे पवित्र स्थान भी कभी-कभी भयावह घटनाओं का स्थल बन सकते हैं। वाट सेमियन नारी, बैंकॉक का एक प्राचीन मंदिर, न केवल अपनी बौद्ध वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक भयानक हत्या के लिए भी प्रसिद्ध है, जो वर्षों पहले हुई थी। मंदिर परिसर के भीतर एक युवा नन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब से कई भूतों की कहानियां सामने आई हैं।
स्थानीय लोग और आगंतुक रात में सिसकने की आवाजें सुनने और हत्या स्थल के पास सफेद कपड़े पहने एक महिला की धुंधली आकृति भटकती देखने की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि शांत दालानों से गुजरते समय उन्हें अस्वाभाविक ठंड और कोई उन्हें देख रहा है ऐसा महसूस होता है। अपराध की अनसुलझी प्रकृति भूतिया कहानियों को और बढ़ा देती है, जिससे ये मंदिर शांत और भयानक दोनों बन जाता है। सभी प्रेतवाधित स्थान जर्जर इमारतें नहीं है। सुआन लुआंग पैलेस, बैंकॉक में श्रीनगरेंद्र रोड पर स्थित एक प्राचीन हवेली एक प्रमुख उदाहरण है। राजा राम पांचवे के शासनकाल के दौरान निर्मित ये कभी रईसों और राजघरानों का घर हुआ करता था। हालांकि कई ऐतिहासिक उथल-पुथल और स्वामित्व परिवर्तनों के बाद महल को छोड़ दिया गया और धीरे-धीरे ये थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध प्रेतवादित स्थानों में से एक बन गया। किंवदंती है कि पूर्व निवासियों और वहां मरने वालों की आत्माएं, जिनमें शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, अभी भी जर्जर कमरों में रहती हैं। देर रात ऑटोमेटिक पियानो संगीत बजने, दीवारों से आने वाली रहस्यमय फुसफुसाहट और गलियारों से गुजरते समय ठंड लगने की कहानियां आमतौर पर साझा की जाती हैं। काई से ढकी और इतिहास से सराबोर प्राचीन वास्तुकला एक अनोखा भयानक वातावरण बनाती है, जो स्वान लुआंग को पुराने अभिजात वर्ग की आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानने के उत्सुक लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। नंबर 11, थाईलैंड में पर्यटन स्थल। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, कोई भी बैंकॉक को मिस नहीं कर सकता, जो कि एक शानदार राजधानी और थाईलैंड में सभी गतिविधियों का केंद्र है। ये शहर परंपरा और आधुनिकता का एक शानदार मिश्रण है, जहां सुनहरी रोशनी से चमकते प्राचीन मंदिर, जगमगाती गगनचुंबी इमारतों और शानदार शॉपिंग सेंटरों के बगल में खड़े हैं। बैंकॉक आने वाले आगंतुक रचारा ट्रेन मार्केट या नदी के किनारे बसे एशियाटिक जैसे हलचल भरे और रंगीन रात्रि बाजारों से अभिभूत हो जाते हैं, जहां स्ट्रीट फूड की महक शहर के जीवन की जीवंत आवाजों के साथ घुल मिल जाती है। इसके अतिरिक्त बैंकॉक महान सांस्कृतिक विरासत स्थलों का घर है। विशाल और जटिल वास्तुकला वाला द ग्रैंड पैलेस एक न चूकने वाला प्रतीक है, जिसके वाट फ्रा केव के भीतर भगवान बुद्ध की कीमती पन्ना मूर्ति रखी हुई है। थाईलैंड की कोई भी यात्रा इसके सुरम्य द्वीपों और समुद्र तटों का दौरा किए बिना पूरी नहीं होती, जिसमें फुकेत और क्राबी प्रमुखता से सामने आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप फुकेत अंडमान सागर के गहने के रूप में जाना जाता है, अपने बढ़िया सफेद रेतीले समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ नीले पानी के लिए प्रसिद्ध। ये कोरल रीफ के बीच स्नॉर्कलिंग या कयाकिंग जैसी जल गतिविधियों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। फुकेत से ज्यादा दूर क्राबी नहीं है, एक तटीय प्रांत जो राजसी और शानदार प्राकृतिक दृश्यों का दावा करता है, जिसकी विशेषता पानी से सीधे उठने वाली प्रभावशाली चूना पत्थर की चट्टानें हैं। दोनों स्थानों से यात्री आसानी से कोफी फी या को लाटा जैसे आसपास के प्रसिद्ध द्वीपों तक पहुंच सकते हैं, जिससे दक्षिणी थाईलैंड समुद्र तट और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य बन जाता है। थाईलैंड के इतिहास और संस्कृति को अधिक गहराई से जानने के इच्छुक लोगों के लिए बैंकॉक से ज्यादा दूर स्थित प्राचीन राजधानी अयुत्या की यात्रा एक आवश्यक विकल्प है। 400 से अधिक वर्षों तक सायाम साम्राज्य की राजधानी रहा। अयुत्या एक संपन्न केंद्र था, जो भव्य मंदिरों और महलों से भरा हुआ था। आज इस प्राचीन शहर के खंडहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो काई से ढकी लेटेराइट संरचनाओं की पुरानी सुंदरता के साथ आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। मुख्य आकर्षणों में वाट महाथाट जैसे खंडहर मंदिर शामिल हैं, जो पेड़ की जड़ों से लिपटे बुद्ध के सिर के लिए प्रसिद्ध है, और वाट फ्रा सी सैनफिट, जो कभी शाही मंदिर हुआ करता था। अंत में एक यात्रा अनुभव जो थाई पहचान को गहराई से दर्शाता है और जिसे मिस नहीं किया जाना चाहिए, वो है दामनोन सदुआक और अम्फवा जैसे हलचल भरे बाजारों से फ्लोटिंग मार्केट्स, तैरते बाजारों की खोज करना। ये ऐसी जगहें हैं जहां जीवन सीधे पानी पर खुलता है। सामान से लदी लकड़ी की नावों पर विक्रेता विभिन्न प्रकार की स्थानीय विशेषताएं, ताजे फल, हस्तशिल्प और विशेष रूप से स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड पेश करते हैं। फ्लोटिंग बाजार न केवल व्यापार के केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की संस्कृति
और दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। नंबर 12। सभी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला व्यंजन। थाई व्यंजन लंबे समय से विश्व पाक मानचित्र क्यूलिनरी मैप पर मसालेदार, खट्टे, नमकीन और मीठे स्वादों के नाजुक मिश्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सभी एक डिश में एक साथ फट पड़ते हैं, जो खाने वालों पर अविस्मरणीय छाप छोड़ते हैं। गोल्डन बुद्धा की भूमि के सबसे प्रतिष्ठित व्यंजनों में से एक टॉम यम है, जिसे तीखे और खट्टे झींगा सूप के रूप में भी जाना जाता है। ये व्यंजन एक आकर्षक लाल नारंगी रंग का होता है और इसे आमतौर पर ताजे झींगे, मशरूम, केफिर, नींबू के पत्ते, लेमन ग्रास, मिर्च और नींबू के रस के साथ पकाया जाता है। समृद्ध सुगंध और बोल्ड खट्टा मसालेदार स्वाद टॉम यम को तालू को जगाने के लिए एक आदर्श सूप और पारंपरिक व आधुनिक दोनों भोजन में एक अपरिहार्य व्यंजन बनाता है। टॉम यम के साथ साथ एक और प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड सोम तुम या थाई शैली का कच्चा पपीता सालिद है। सोम तुम की मुख्य सामग्री कटा हुआ कच्चा पपीता है, जिसे लहसुन, मिर्च, चेरी टमाटर, लंबी बीन्स, यार्ड लॉन्ग बीन्स और पाम शुगर के साथ मिश्रित मछली की चटनी के साथ मिलाया जाता है। कभी-कभी इसमें मीठे पानी का केकड़ा या सूखा झींगा शामिल होता है। इस व्यंजन के विशिष्ट खट्टे, मसालेदार और कुरकुरे स्वाद ने न केवल थाई लोगों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को भी जीत लिया है, खासकर गर्म दिनों में। प्रत्येक क्षेत्र में सोम तुम की अपनी विविधता होती है, जो हल्के और सरल से लेकर तीव्र स्वादिष्ट तक होती है, जो थाई व्यंजनों की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। यदि आप एक सिग्नेचर स्वादिष्ट थाई डिश ट्राई करना चाहते हैं, तो पैड क्रापाओ एक न चूकने वाला विकल्प है। इस व्यंजन में थाई होली बेसिल, तुलसी, लहसुन, मिर्च और सोया सॉस के साथ स्टर फ्राइड कीमा बनाया हुआ मांस होता है, जिसे ऊपर तले हुए अंडे के साथ परोसा जाता है। चाहे एक सामान्य ऑफिस लंच के रूप में खाया जाए या सड़क किनारे विक्रेताओं पर, पैड क्रापाओ हमेशा एक समृद्ध स्वाद और होली बेसिल की विशिष्ट सुगंध प्रदान करता है, जो कुछ ही बाइट्स के बाद आसानी से लत में बदल सकता है। भोजन को एक मीठे नोट पर समाप्त करने के लिए थाई मैंगो स्टिकी राइस, आम और चिपचिपे चावल एक आवश्यक मिठाई है। ये व्यंजन सौहार्दपूर्ण रूप से सुगंधित चिपचिपे चावल, मीठे पके आम और ऊपर से छिड़के गए समृद्ध नारियल के दूध को जोड़ता है। प्रत्येक रसदार आम के टुकड़े की कोमल मलाई, सूक्ष्म मिठास और ताज़ा ठंडक मैंगो स्टिकी राइस को चखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक यादगार व्यंजन बना देती है। नंबर 13। थाईलैंड के सबसे आकर्षक त्योहार। थाईलैंड के बारे में बात करते समय कोई भी जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों को याद करने से नहीं चूक सकता, जो स्वर्ण बुद्ध की भूमि का सांस्कृतिक ट्रेडमार्क बन गए हैं। उनमें से सबसे प्रमुख और प्रिय सोंगक्रान है, जो मध्य अप्रैल के आसपास आयोजित थाई नव वर्ष का जश्न मनाने वाला जल छिड़काव उत्सव है। थाई लोगों के लिए सोंगक्रान पिछले साल के दुर्भाग्य को धोने और नए साल में सौभाग्य का स्वागत करने का समय है। शहरों से लेकर ग्रामीण गांवों तक छोटी बड़ी सड़कें विशाल जल खेल के मैदानों में बदल जाती हैं, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक खुशी-खुशी एक दूसरे को भिगोने के लिए उत्सुकता से पानी की बंदूकें और बाल्टियां पकड़ लेते हैं। उत्सव का माहौल कई दिनों तक चलता है, जिससे सोंगक्रान न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाता है, बल्कि थाई लोगों की हंसमुख और खुली भावना का एक ज्वलंत प्रतीक भी बन जाता है। सोंगक्रान के जीवंत दिनों के बाद यी पेंग थाई संस्कृति का एक बिल्कुल अलग पक्ष पेश करता है। सौम्य, रोमांटिक और गहराई से आध्यात्मिक यी पेंग चांग माई में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध लालटेन उत्सव है, जो अक्सर नवंबर में लोए कृथोंग उत्सव के साथ मेल खाता है। जब रात होती है तो हजारों कागज के लालटेन जलाए जाते हैं और आसमान में छोड़े जाते हैं, जो परियों की कहानी जैसा जादुई दृश्य बनाते हैं। लोगों का मानना है कि आसमान में लालटेन छोड़कर वे दुर्भाग्य को भी छोड़ देते हैं और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। शांत रात के आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठती हजारों चमकती रोशनी के दृश्य ने यी पेंग को एशिया के सबसे प्रभावशाली त्योहारों में से एक बना दिया है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। यी पेंग के रोमांटिक मूड
या सौंक्रान के जीवंत माहौल के बिल्कुल विपरीत। फुकेत में शाकाहारी उत्सव मजबूत आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसमें कभी-कभी चरम चुनौतियां शामिल होती हैं। चंद्र कैलेंडर के अनुसार सितंबर या अक्टूबर में आयोजित फुकेत में चीनी समुदाय अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए 9 दिनों तक मांस और उत्तेजक पदार्थों से पूरी तरह परहेज करता है। हालांकि जो चीज इस त्योहार को प्रसिद्ध बनाती है वह है आत्मकष्ट के असाधारण कृत्य, जहां कुछ भक्त तेज वस्तुओं से अपने गालों को छेदते हैं, गर्म कोयले पर नंगे पैर चलते हैं या अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ब्लेड वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। अपनी कठोरता के बावजूद शाकाहारी उत्सव बड़ी संख्या में प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करता है, क्योंकि तीव्र अनुष्ठानों के पीछे लोगों का समर्पण, बलिदान और मजबूत विश्वास की भावना छिपी होती है। क्या आप जल छिड़काव, वाटर स्प्लैशिंग उत्सव में शामिल होना चाहेंगे या कोई अन्य त्योहार है जो आपको अधिक रुचिकर लगता है? कमेंट्स में साझा करें कि आपको कौन सा त्योहार सबसे आकर्षक लगता है। नंबर 14। रहने की बेहद कम लागत। थाईलैंड के अल्पकालिक यात्रियों और लंबे समय तक बसने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनने का एक कारण इसकी जीवन यापन की बेहद किफायती लागत है। किराए और भोजन से लेकर दैनिक खर्चों तक यूरोप या उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों की तुलना में हर चीज की कीमत आश्चर्यजनक रूप से उचित है। बैंकॉक में भी आप प्रति माह केवल 400 से 500 अमेरिकी डॉलर में पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक अपार्टमेंट पा सकते हैं। इस बीच न्यूयॉर्क, लंदन या सिडनी जैसे प्रमुख शहरों में समान अपार्टमेंट किराए पर लेने पर 3 से 4 गुना खर्च आ सकता है। न केवल किराया बल्कि बिजली, पानी, इंटरनेट और परिवहन जैसे अन्य खर्च भी बहुत उचित हैं। गर्मियों के मौसम में भी जब आप लगभग पूरे दिन एयर कंडीशनर चलाते हैं तो बिजली का बिल शायद ही कभी 40 अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। एक लोकप्रिय हाई स्पीड इंटरनेट पैकेज की कीमत प्रति माह केवल लगभग 25 से 30 अमेरिकी डॉलर है, जो बिना किसी रुकावट के दूरस्थ कार्य, रिमोट वर्क या मनोरंजन के लिए पर्याप्त है। शहर में घूमना भी बजट के अनुकूल है। सार्वजनिक परिवहन लागत जैसे बीटीएस, एमआरटी या बसों का उपयोग आमतौर पर प्रति माह 30 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होता है। यदि आप सुविधा के लिए राइड हेलिंग सेवाओं या टैक्सियों का उपयोग करना पसंद करते हैं तो कीमतें अभी भी बहुत उचित हैं और शायद ही कभी उस प्रकार का झटका देती हैं जो प्रमुख पश्चिमी शहरों में आम है। लागत के इन फायदों के कारण अधिक से अधिक ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर या सेवानिवृत्त लोग अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए थाईलैंड को चुन रहे हैं। लगभग 600 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह के बजट के साथ आप आराम से रह सकते हैं, अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं और अपनी बेल्ट कसने के बिना एक अच्छी जगह पर रह सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप थाईलैंड में रहने के लिए जाने पर विचार करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने विचार साझा करें। नंबर 15। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली चीजों में से एक जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए वह ये है कि थाई बॉडी लैंग्वेज के कई विशेष नियम हैं। दैनिक जीवन में थाई लोग शारीरिक संपर्क को सीमित करते हैं, विशेषकर विपरीत लिंग के साथ। किसी के सिर को छूना, चाहे प्यार से हो या गलती से, बहुत अशिष्ट माना जाता है। थाई लोगों के लिए सिर शरीर का सबसे पवित्र और सम्मानित अंग है। इसके विपरीत पैरों को अशुद्ध माना जाता है और कभी भी चीजों की ओर इशारा करने या साझा वस्तुओं पर आराम करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैठते समय आपको अपने पैरों को साफ सुथरा रखना चाहिए और उन्हें दूसरों या बुद्ध की मूर्तियों की ओर इंगित करने से बचना चाहिए। यदि आप इनके बारे में अनभिज्ञ हैं तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बुरा प्रभाव छोड़ सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण नोट ई सिगरेट से संबंधित है। जबकि वेपिंग दुनिया भर में कई जगहों पर आम है और स्वीकार की जाती है, थाईलैंड में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। थाईलैंड में वेब डिवाइस लाना, यहाँ तक कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी, आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है। इस अपराध के लिए विदेशी पर्यटकों पर जुर्माना लगाए जाने या यहाँ तक कि हिरासत में लिए जाने के मामले भी सामने आए हैं। इसलिए यदि आप वेब का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को घर पर ही छोड़ना सबसे अच्छा है और देश में प्रवेश करते समय इसे अपने साथ न लाएं। भोजन के संबंध में, यद्यपि थाई व्यंजन स्वादिष्ट और स्वाद से भरपूर होने के लिए प्रसिद्ध हैं,
आपको तीखेपन के स्तर के बारे में भी पता होना चाहिए। कई व्यंजन आपकी अपेक्षा से अधिक मसालेदार हो सकते हैं। यदि आप मसालेदार भोजन के अभ्यस्त नहीं हैं, तो सर्वर वेटर को अवश्य बताएं कि आप अपनी डिश माई पेट चाहते हैं, जिसका अर्थ है बिना मसालेदार या हल्का तीखापन। साथ ही पारंपरिक बाजारों या सड़क के स्टॉलों में मोलभाव करना आम है। हालांकि हमेशा विनम्रता और खुशी से मोलभाव करें। थाई लोग अत्यधिक आक्रामक सौदेबाजी की सराहना नहीं करते हैं, और यदि आप न खरीदने का निर्णय लेते हैं तो एक मुस्कान और विनम्रता से धन्यवाद कहने से दोनों पक्षों के लिए एक सुखद माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है। अंत में नाइट लाइफ गतिविधियों में भाग लेते समय या मसाज कराते समय ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों को चुनें जिनकी अन्य पर्यटकों से अच्छी समीक्षा रिव्यू हो। हर स्थान सकारात्मक अनुभव नहीं देता है, और कभी-कभी यदि आप सावधानी से शोध नहीं करते हैं तो आपको अवांछित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ये यात्रा वृत्तचित्र ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पसंद आया और आप थाईलैंड की अनूठी और आकर्षक संस्कृति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाना, कमेंट करना और हमारे चैनल यात्रा पद चिन्ह को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया भर के अद्भुत यात्रा अनुभवों को साझा करना जारी रखने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस देश को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसलिए कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध अवश्य करें।